सोशल मीडिया बैन के मुद्दे ने नेपाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया। ओली सरकार के खिलाफ जेन जी का गुस्सा ऐसा रहा कि सरकार तक गिर गई। पिछले 17 सालों में अब तक कुल 14 बार सरकार नेपाल में गिर चुकी है। सवाल यह है कि अचानक से युवाओं का आक्रोश सरकार के प्रति कैसे और क्यों बढ़ गया। पड़ोसी मुल्क नेपाल में छिड़ी ये जेन जी रेवोल्यूशन ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। घंटों बाद ये आक्रोश ठंडा पड़ा है और मामला बातचीत पर टिका है। इसी बीच एक नया नाम सामने आ रहा है जो नेपाल की सत्ता की बागडोर बतौर अंतरिम पीएम संभालेंगी, और वो नाम है सुशीला कार्की, जिनका नाता भारत से है। नेपाल में भारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी चालू है। नेपाल और जेन जी के बीच हालात सामान्य करने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। इसी बीच जेन जी आंदोलनकारियों ने वर्चुअल बैठक की। ऑनलाइन बैठक में करीब 5000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जेन जी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अपना समर्थन दे दिया है, उन्हें अपना नेता चुना है। जेन जी नेपाल के ट्विटर के पोल के अनुसार जब लोगों से पूछा गया कि नेपाल को आगे ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन है, तो 58.9% वोटर्स ने सुशीला कार्की को चुना। इसके बाद बालेन शाह 32.1% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सागर ढकाल और हरका सम्पांग को 7.1 और 1.8% ही वोट मिले। अब सवाल है कि आखिर ये सुशीला कार्की हैं कौन। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। ये 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 1979 में बीटानगर से वकालत शुरू की। 1985 में कार्की ने महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक अध्यापक के रूप में काम किया और साल 2007 में वो सीनियर एडवोकेट बन गई। 22 जनवरी 2009 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में वो स्थायी जज बन गई। 2016 में वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। ये नेपाल के लिए ऐतिहासिक पल था। 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बागडोर भी संभाली। उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए। 2017 में माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया, जिसका देश भर में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को रोकने का आदेश दिया और प्रस्ताव वापस लिया। इस प्रकरण ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो दबाव के बावजूद भी डटी रही। कार्की की शादी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जिनसे वो बनारस में पढ़ाई के दौरान बीएचयू में मिली। सुवेदी उस वक्त नेपाली कांग्रेस के चर्चित युवा नेता थे और पंचायती शासन के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय थे। यहाँ तक कि एक विमान अपहरण कांड में भी उनका नाम सामने आया था। न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद कार्की ने लेखन भी शुरू किया। 2018 में उनकी आत्मकथा न्याय प्रकाशित हुई और 2019 में उनका उपन्यास कारा आया, जो बीटानगर जेल के अनुभवों पर आधारित था।